अस्सलामुअलैकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो जारी है। और आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बस केयरफुली सारे लेक्चर सुनने हैं। जो आपके टेस्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसका डिस्कशन सुनना है एंड होपफुली दिस इज़ इनफ। तो बस लास्ट मोमेंट चल रहे हैं। अब आपने जो पूरे 2 सालों की मेहनत है वो रंग लाने ही वाली है, तो इसलिए आपने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स नहीं करना। पूरी अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखनी है, लेकिन पैनिक भी नहीं होना, एंग्जाइटी में भी नहीं जाना। रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर सुनने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है और बिल्कुल खुद को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो आज हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज जो बेसिकली हम देखेंगे वो हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे बेटा जी लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। ये 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करेंगे और हम इस लेक्चर को इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे और इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप इजीली इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला कोई भी एमसीक्यू आंसर कर सकें आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर। तो जब आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने पहले भी ये बात की थी कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। तो बहुत ही इजी हम इसको लेके चलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लिम्फेटिक सिस्टम एक टाइप है। अब इसको समझने के लिए ना सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि 1/6 ऑफ बॉडी जो है ना हमारी, उसमें माइन्यूट स्पेसिस होती हैं। ठीक है, माइन्यूट स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरस्टिशियम। कलेक्टिवली हम इन तमाम स्पेसिस को इंटरस्टिशियम बोलते हैं। अब होता यह है कि जब ब्लड वेसल्स और हमारे बॉडी सेल्स के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा होता है, ये बेसिकली क्या है, ये सेल्स हैं और ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती हैं बॉडी टिश्यूज को, जिनमें यहाँ पर ये कुछ स्पेसेस हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियम। अब होता ये है कि इस एक्सचेंज के दौरान बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो इस स्पेस में लीक हो जाती हैं। ठीक है, इस लीकेज को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर का मतलब बिटवीन होता है। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, स्पेसेस जो हैं दरमियान में सेल्स के, उनके दरमियान में ये फ्लूइड है। ठीक हो गया। अब होता ये है कि अगर आप देखें ना तो पर डे तकरीबन 30 लीटर्स जो है ना वो ये लीकेज होता है इस स्पेस में, जिसमें से 27 लीटर्स जो है वो क्या होता है, दैट इज रिटर्न बैक, वो वापस चला जाता है, डिफ्यूजेस बैक, वो वापस चला जाता है। अब रिमेनिंग जो 3 लीटर्स है ना, वो जो बाकी का 3 लीटर रह गया वो डायरेक्टली डिफ्यूज करके नहीं जा पाता ब्लड में, वो डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो पाता। ठीक है, जो रिमेनिंग 3 लीटर्स रह गए वो क्या होता है, वो डायरेक्टली डिफ्यूज करके वापस ब्लड में नहीं जा पाता। वो 3 लीटर्स एंटर होता है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। वो इस सारे लीकेज को इकट्ठा करता है और उसको भेजता है बैक टू ब्लड सर्कुलेशन। जो कि डिफ्यूज बैक नहीं हो पाता उसको ये इकट्ठा करता है और वापस भेजता है ब्लड सर्कुलेशन में। अब अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो उसको करने से पहले पहली बात तो आपने क्लियर रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। ये सिस्टम है जो कि क्या करता है, दैट कलेक्ट्स, जो बेसिकली कलेक्ट करता है किसको, लीकेज को। ठीक है, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है लीकेज, एंड रिटर्न्स इट बैक, और फिर इसको रिटर्न करता है, रिटर्न्स इट बैक टू ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारे पास है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, वापस से उसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। सिंपल। अब आप ये देखिए, सबसे पहले वी शुड नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका कॉम्पोजिशन क्या है।
तो बेटा जब आप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें मौजूद है, इसमें वाटर है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के भी हैं, ठीक है, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी स्क्वीज करके आ जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसका कलर व्हाइट होता है, फ्यू प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड फ्यू प्रोटीन्स भी होते हैं। तो अगर हम इसको रिलेट करें ना तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉम्पोजिशन इज जस्ट लाइक प्लाज्मा। प्लाज्मा, CSF और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, इनका जो कॉम्पोजिशन है ना वो तकरीबन एक जैसा होता है, तकरीबन इनमें एक जैसा ही कॉम्पोजिशन पाया जाता है। और ये MCQ भी आता है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सेम एज ऑफ, तो प्लाज्मा, ठीक है, CSF का भी पूछ सकते हैं कि किससे रिलेट करता है, तो सिंपली ये होता है इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉम्पोजिशन। अब क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम ने इसको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद वापस ब्लड में भेजना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने देख लिया कि इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। फिर आप जब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो सिंपली बच्चे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या मौजूद है, इसमें है लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो इट इंक्लूड्स लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, इसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं, इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, इसमें लिम्फ नोड्स हैं, इट इंक्लूड्स लिम्फ जो कि फ्लूइड है वो भी हम देखते हैं, एंड इट इंक्लूड्स लिम्फोइड मैसेज, और इसमें शामिल हैं लिम्फोइड मैसेज। तो जब आप कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इट हैज 5 मेन कंपोनेंट्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ जो कि फ्लूइड है, और लिम्फोइड मैसेज, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि पैसेजवे क्या रहता है, किस तरीके से लिम्फ जो है वो वापस भेजा जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब हम पैसेजवे की बात करते हैं सिंपली कि हाउ लिम्फ एंटर्स इनटू द ब्लड, और लिम्फ क्या है, तो सिंपली होता ये है कि अगर आप देखें तो जहां जहां ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वहां वहां पर लिम्फ कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और साथ में बॉडी टिश्यूज हैं। तो जहां जहां पर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी वहां वहां पर लिम्फ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि पहली बात आपने जो समझनी है, ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं, मतलब क्लोज्ड एंडेड, दे आर नॉट लाइक ट्यूब, ये ओपन नहीं होती दोनों एंड्स पर जैसे कि कैपिलरीज होती हैं, और उनके अंदर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड की फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें तो दे आर ब्लाइंड एंडेड। ब्लाइंड एंडेड का मतलब ये है कि क्लोज्ड, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं ना, दे आर ओवरलैपिंग। जो सेल्स को अगर आप देखें तो अनलाइक ब्लड कैपिलरीज जहां पर जो सेल्स हैं वो सीधी लाइन में अरेंज होते हैं, यहाँ पर सेल्स ओवरलैप्ड होते हैं, ये सेल्स ओवरलैप्ड होते हैं, और इस तरह से ये ओवरलैपिंग से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिनी वैल्व्स। बेटा जी ये मिनी वैल्व्स होते हैं। अब होता क्या है कि समझे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है इन स्पेसेस में ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अब होता ये है कि क्योंकि ये सेल्स ओवरलैप्ड है, तो जब ये फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इन स्पेसेस में, तो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन दीज मिनी वैल्व्स। ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड द प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड फोर्सेस इटसेल्फ इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। क्या होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझाना चाह रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि होता ये है कि इनके जो सेल्स हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं और ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो वो क्या करता है, उसी का प्रेशर इन मिनी वॉल्स पर जब एग्जर्ट होता है तो ये ओपन होते हैं, क्योंकि सेल्स ओवरलैप्ड हैं, ओपन होंगे तो प्रेशर से ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ये फ्लूइड किस में दाखिल हो जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में। द टाइम व्हेन इट एंटर्स द लिम्फ कैपिलरीज, अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम है लिम्फ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड
ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब तक ब्लड में नहीं पहुंच जाता, जब तक ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, इसको हम लिम्फ बोलेंगे। तो कहा जाता है कि जो लिम्फ है दैट इज ट्रांजिट, ये ट्रांजिट है बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में ट्रांजिट है लिम्फ। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये हुआ कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो एंटर हो गया, सिंपली इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्ड लिम्फ कैपिलरीज। अब एंटर किस तरह हुआ, वो डायरेक्ट कोई एक्सचेंज नहीं हुआ यहां पर या डिफ्यूजन नहीं हुई, बल्कि प्रेशर से, ये जो प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसी ने अपने आप को लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फोर्स किया। ठीक है, क्योंकि सेल्स जो थे वो ओवरलैप्ड थे इस तरह, तो जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज्यादा स्पेस में जमा हो गया, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया इन सेल्स पे, ये ओपन हुए और फ्लूइड कहां पर एंटर हो गया, लिम्फ कैपिलरीज में। जब वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर हो गया तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। नाउ इट इज नोन एज लिम्फ, अब ये लिम्फ कहलाएगा। अब होगा ये कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करते करते लार्जर बनाएंगी वेसल्स, जिनको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं दे विल ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। अब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से लिम्फ वेसल्स बन रही हैं। ठीक है, अब जगह जगह बॉडी पे कुछ लिम्फ नोड्स मौजूद है। लिम्फ नोड्स क्या हैं, अगर हम लिम्फ नोड्स को देखें तो बेसिकली जो लिम्फ नोड्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के एग्रीगेशंस हैं, वो क्लस्टर्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के, मैक्रोफेजेस के। तो जगह जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद हैं, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स के क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ये बॉडी में कई जगह पर मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड्स बॉडी में जगह जगह पर मौजूद होते हैं, स्पेशली ये ज्यादातर कहां पर हैं, आर्मपिट्स में, ग्रोइंस में, नेक में, इन रीजन के अंदर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, क्लस्टर्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जो लिम्फ वेसल्स है ना, बहुत सारी लिम्फ वेसल्स एंटर होती हैं एक लिम्फ नोड में, और उनको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ नोड में एंटर होती हैं। जो लिम्फ नोड है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मैक्रोफेजेस, वो व्हाइट ब्लड सेल्स की एग्रीगेशन है जहां पर मैक्रोफेजेस हैं। वो क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे लिम्फ को, अगर उसमें कोई भी पैथोजन है उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देंगे। तो जो लिम्फ नोड्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, उनकी लोकेशन आर्मपिट्स, ग्रोइंस और नेक होते हैं, जहां पर वो मैक्सिमम है, ज्यादा है नंबर में। अदरवाइज वो बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, और इनका रोल क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। ये जो लिम्फ है उसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब लिम्फ फिल्टर होगा तो दैट विल ड्रेन इनटू अ सिंगल इफेरेंट लिम्फ वेसल, तो वो एक सिंगल इफेरेंट लिम्फ वेसल बना देगा। ठीक है, और इसी तरह बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारी लिम्फ वेसल्स बनती जाएंगी, इफेरेंट लिम्फ वेसल्स बनती जाएंगी। ठीक है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से इफेरेंट लिम्फ वेसल्स आती जाएंगी। अब राइट साइड की जितनी भी लिम्फ वेसल्स हैं वो सारी ज्वाइन करते करते अल्टीमेटली एक बड़ा सा डक्ट बनाएंगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, उस बड़े से डक्ट को हम नाम देंगे लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, राइट साइड पर जितनी भी होंगी वो क्या बना देंगी, वो लिम्फेटिक डक्ट बना देंगी, एक बड़ा सा लिम्फेटिक डक्ट। ये कहां पर मौजूद होगा, राइट साइड पर। ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी, सारी की सारी इफेरेंट लिम्फ वेसल्स जो थी वो आपस में ज्वाइन करती जा रही थी, और ज्वाइन करते करते अल्टीमेटली वो एक डक्ट के साथ जुड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट जो है दैट एंटर्स इनटू थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड में क्या मौजूद होती है, उससे निकल रही होती है सबक्लेवियन वेन। तो जितना भी सब कुछ है दैट एंटर्स इनटू द सबक्लेवियन वेन, वो सबक्लेवियन वेन में दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखें कि क्या पैसेजवे है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर हुआ लिम्फ कैपिलरीज में प्रेशर से। जैसे ही वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हुआ उसको नाम दे दिया गया लिम्फ का। फिर क्या हुआ, लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो ज्वाइन करके आपस में लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। लिम्फ वेसल्स एंटर होती हैं बॉडी में पाए जाने वाले जगह जगह पर
व्हाइट ब्लड सेल्स के गुच्छों में, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं, हर पॉइंट पर मौजूद होते हैं, बट दे आर मोस्ट अबंडेंट इन आर्मपिट्स, ग्रोइन्स, नेक, एक्सिलरी रीजन्स। फिल्टर कर देते हैं लिम्फ को लिम्फ नोड्स, फिर ये एंटर हो जाती हैं कहाँ पर? होता ये है कि बहुत सारी एफेरेंट लिम्फ वेसल्स एक लिम्फ नोड में एंटर होती हैं एंड दे ड्रेन इनटू अ सिंगल इफेरेंट लिम्फ वेसल। वो एक सिंगल इफेरेंट लिम्फ वेसल बनाती हैं और फिर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से इफेरेंट लिम्फ वेसल्स बनती जा रही हैं और अल्टीमेटली राइट साइड पर वो एक डक्ट बनाती हैं, बड़ा सा लिम्फेटिक डक्ट, जो थाइमस ग्लैंड के जरिए सबक्लेवियन वेन में खुलता है। तो सबक्लेवियन वेन ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मौजूद है? ब्लड। तो सब कुछ कहां पर पहुंच जाएगा? बैक इनटू द ब्लड। यहाँ पर फेडरल की और दूसरे टेक्स्ट बुक्स की जो बात अगर हम करें बोर्ड्स की, तो उसमें भी हम एक ऐड करते हैं बात कि राइट साइड पर तो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड होती है, अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो वहां पर भी ये सारी इफेरेंट लिम्फ वेसल्स मिलके एक बड़ा डक्ट बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट कहलाता है, जो कि लिम्फेटिक डक्ट से थोड़ा सा शॉर्टर होता है, ठीक है। और ये भी किसके साथ ज्वाइन कर रहा होता है? ज्वाइन सब जुगुलर वेन। ये सब जुगुलर वेन के साथ ज्वाइन कर रहा होता है और सब कुछ ब्लड में पोर कर देता है। इट पोर्स एवरीथिंग इनटू ब्लड। तो ये सिंपली पैसेज वे है, आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि ये लेफ्ट साइड की बात कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो लेफ्ट साइड से सारा लिम्फ इकट्ठा हो रहा होता है वो एक शॉर्टर डक्ट बनाता है, थोरेसिक डक्ट, ठीक है, और वो सब जुगुलर वेन के अंदर ओपन होता है और सारा कुछ वेन के अंदर जो है वो पोर कर देता है, ठीक है। और कहीं बुक्स में जो जिक्र है वो हमारे पास सबक्लेवियन वेन का ही है कि लेफ्ट साइड पर भी सबक्लेवियन वेन है जहां पर सारा लिम्फ जो है वो पोर किया जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको वो क्या चॉइसेस दे रहे हैं। नॉर्मली वो जो ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है लिम्फेटिक डक्ट का, तो उसके मुताबिक हम यही करेंगे कि जो लिम्फेटिक डक्ट है वो हमारे पास थाइमस ग्लैंड के जरिए सबक्लेवियन वेन में सब कुछ पोर कर देता है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो हमारे पास बात आती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लिम्फ की मूवमेंट को असिस्ट करते हैं, क्योंकि लिम्फ की मूवमेंट अपवर्ड होनी है, ठीक है, और यहाँ पर तो कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कोई पंप भी मौजूद नहीं है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट मौजूद है जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्लड को बॉडी से रिसीव करके उसको पंप करता है बार बार बॉडी में ताकि ब्लड सर्कुलेशन में रहे, बट यहाँ पर तो कोई ऐसा सेंट्रल पंप भी नहीं है, फिर भी कैसे फ्लूइड की मूवमेंट रिटेन रहती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो फैक्टर्स असिस्ट करते हैं इसकी मूवमेंट को, वो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, हम जब ब्रीथ करते हैं, फिर इसके अलावा जो मूवमेंट है हमारे स्केलेटल मसल्स की वो असिस्ट करती है अपवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ को। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ बेसिकली हमारे विजरल ऑर्गन्स हैं जैसे पेरिस्टोलसिस वगैरह है, विजरल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है वो भी इसको असिस्ट करती है अपवर्ड जाने में, और कुछ वॉल्व्स भी। ये सारी चीजें मिलकर इंश्योर करती हैं कि लिम्फ की फ्लो अपवर्ड ही हो, क्योंकि बहुत थोड़ा सा रीजन है जो कि ऊपर से लिम्फ को कलेक्ट करके नीचे ला रहा है, लेकिन मेजर बॉडी ऑर्गन्स जो है वो नीचे ही लोकेटेड है और मेजर बॉडी का पोर्शन नीचे ही है, तो सारा कुछ कलेक्ट होके ऊपर सबक्लेवियन वेन की तरफ आना है। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स असिस्ट करते हैं इसको। इन केस अगर आप इसके फंक्शंस देखें तो इसकी फंक्शन से ही हमने स्टार्ट की थी इसकी डेफिनेशन कि क्या है। यहाँ पर आपने बस क्लैरिटी रखनी है कि आप इस पॉइंट को गौर से याद रखिएगा कि लिम्फेटिक डक्ट जो होता है सारी इफरेंट लिम्फ वेसल्स बनाती हैं जो थाइमस ग्लैंड के जरिए सबक्लेवियन वेन में ओपन होता है, मतलब डक्ट, और सारा कुछ जो है ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस की बात है, कुछ बोर्ड्स में ये भी बताया गया है कि जो लेफ्ट साइड है वहां का सारा लिम्फ एक शॉर्टर डक्ट बनाता है, थोरेसिक डक्ट, जो कि सब जुगुलर वेन के अंदर ओपन होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये बात हो गई अबाउट लिम्फ फ्लो के वो किस तरीके से फ्लो करता है और किस तरीके से ब्लड में वापस जाता है। तो अब यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन हम ये करेंगे कि इसके रोल्स अगर हम देखें कि क्या है, फंक्शन क्या है। तो नंबर 1 तो रिटर्न्स लीकेज, ये बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है लीकेज को बैक टू ब्लड सर्कुलेशन, जो कि बहुत जरूरी है। अगर ये सारा लीकेज ब्लड सर्कुलेशन में वापस ना गया तो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, हमारे ब्लड की पीएच वेरी कर सकती है, बहुत सारी डिस्टरबेंस हो सकती है। फिर इट हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन,
ये फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। रिकॉल करें कि ये फैट एब्जॉर्प्शन में लिम्फेटिक सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो लैक्टियल होती है ना, वो एक लिम्फ कैपिलरी का ही नाम है जो विलाय में होती है। ये जो लैक्टियल होती है, दिस इज एक्चुअली अ लिम्फ कैपिलरी। ये एक्चुअली में एक लिम्फ कैपिलरी है जो विलाय के सेंटर में होती है। एंड वी ऑल नो कि यहाँ पर किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है, फैट्स की। जितने भी फैट्स हैं वो एंटर होते हैं लैक्टियल में, और वहां पर जाके किसके साथ कंबाइन करते हैं, प्रोटीन्स के साथ, और क्या बना लेते हैं, लिपोप्रोटीन्स। और इनके लिए एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। तो एक्चुअली में जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है वो भी तो किसके थ्रू हो रही है, लिम्फ के थ्रू, क्योंकि ये एक लिम्फ कैपिलरी है। जैसे बाकी लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ इकट्ठा कर रही हैं, ये भी कर रही है। तो ये फैट एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी, ये डिफेंसिव है। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये डिफेंड करता है हमें अगेंस्ट पैथोजेंस। कैसे, आप ये देखिए कि हमने पहले ही जिक्र किया है कि लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं ब्लड में वापस भेजने से पहले सारे लिम्फ को। तो ये हमारी इम्यूनिटी में भी बड़ा इंटेग्रल रोल प्ले कर रहा है। मोर ओवर, इसके अंदर लिम्फोइड मैसेज की हमने बात की थी। लिम्फोइड मैसेज भी होते हैं, ये लार्जर देन लिम्फ नोड्स होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये प्लेजेंट होते हैं अलोंग म्यूकोसल वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा के अंदर ना ज्यादातर ये इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर इसकी एग्जांपल दें तो स्प्लीन है, फिर उसके बाद ये टॉन्सल्स है, एडिनॉइड्स हैं, ये सारे लिम्फोइड मैसेज की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और जैसे लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं लिम्फ को, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, स्प्लीन। और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं अगर ब्लड के अंदर कोई भी पैथोजन मौजूद है तो। इसलिए स्प्लीन के लिए हम एक और नाम भी यूज करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स। और अक्सर टॉन्सल्स जो हैं, अगर इन पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये स्वेल भी हो सकते हैं, और इस कंडीशन को हम पेरोटाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनकी भी स्वेलिंग हो जाती है। तो पेरोटाइटिस और जो टॉन्सिलाइटिस है उसको अक्सर हम मिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स होती है वो टॉन्सिलाइटिस होती है, और पेरोटिड ग्लैंड की जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, पेरोटाइटिस, स्वेलिंग हो जाना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सिंपली ये तो हो गए इसके फंक्शंस के, ये इतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए काम कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम। और अगर इसकी फंक्शनिंग में थोड़ी सी भी अगर इट्स फेलियर, अगर इसका कोई फेलियर हो जाए, लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम ना कर पाए, तो इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ईडीमा। इसको हम बोलते हैं ईडीमा, जिसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन को एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। बॉडी स्वेल हो जाती है क्योंकि फ्लूइड सारा जमा हो जाता है। ईडीमा के केस में रिटेंशन हो जाती है। अब याद करें कि किडनी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जिसको कॉन्सेंट्रेट करके पानी वापस लाया जाता है। तो ऑब्वियसली रीनल रिटेंशन होगी, रीनल या जो फंक्शन है वो इम्पेयर होगा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन का या उनको रिलीज करने का। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड है, यानी ये जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये सारा एक्यूमुलेट हो जाता है इन इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से बॉडी स्वेल्स अप। जो बॉडी होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर इट फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली तो यही होता है कि इडीमा हो जाती है, एक कंडीशन जिसको मेलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। बेटे लिम्फेटिक सिस्टम में अकॉर्डिंग टू आर टेक्स्ट इतनी ही बातें हैं। बात ये होती है कि बातें हमारे पास बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है आपको टू द पॉइंट रहने की, आपको जरूरत है अपने माइंड की क्लैरिटी की। तो यहाँ पर अपने माइंड को बहुत ही क्लियर रखते हुए आपने ये चीज देखनी है कि टू द पॉइंट चीजों को करें जो आपके काम आए और आप कम टाइम में उनको देख सकें। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपने देखा कि वो क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें लिम्फ कैसे एंटर होता है और कैसे ब्लड तक वापस जाता है, उसके मेजर रोल्स क्या है, और अगर उसकी फेलियर हो जाती है तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, इडीमा। फिर आप ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इम्यूनिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। जब हम इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं तो सिंपली इम्यूनिटी में ना हमारे पास ये क्या है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज। बेसिकली अगर हम देखें कि इम्यूनिटी है क्या, तो ये आपकी बॉडी की बेसिकली एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, ठीक है, और फिर उसकी रिजेक्शन कॉज कर सके, उसको किल कर सके, उसको
न्यूट्रलाइज कर सके, ये एबिलिटी आपकी बॉडी की क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर दो मेन चीजें हैं, एक रिकॉग्निशन और एक रिजेक्शन। कि बॉडी आपकी किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, जो भी चीज बाहर से आपकी बॉडी में आई है, किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, इंट्रूडर को क्या कर सके, बॉडी डिटेक्ट कर सके कि वो आपकी बॉडी में दाखिल हुआ है, और फौरन से उसकी रिजेक्शन के लिए कोई एक्शन ले सके ताकि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। बेसिकली ये इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी की ना बेसिकली हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस हैं। हाँ, एक तो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यू शुड नो अबाउट इट। फिर एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और तीसरी जो है दैट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे पास बेसिकली अगर आप इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 वेज में बॉडी आपको डिफेंड करने का काम कर रही होती है। कि अगर कोई भी फॉरेन इंट्रूडर एंटर होता है तो बॉडी फॉरेन से एक्शन लेती है उसकी रिजेक्शन का। अब देखिए, जब आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, पहली बात ये इनेट होती है। इनेट का मतलब बाय बर्थ है, बिल्ट इन है, आपने उसको एक्वायर नहीं किया, आपने ये सीखी नहीं है। एक तो इनेट होती है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और दूसरा नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन के कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो ये एक्ट करेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले तो आपकी स्किन है। स्किन जो है वो एक बैरियर का काम करती है आपके एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी के दरमियान में। तो सबसे पहले तो यही पेनिट्रेट ही नहीं होने देती किसी को। किस तरह, जो बेसिकली स्किन होती है ना बेटे, इसके अंदर सूडीफेरस ग्लैंड्स होते हैं। इसके अंदर सूडीफेरस ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनका नाम स्वेट ग्लैंड भी होता है। ये स्वेट सिक्रीट करते हैं। ये एक्राइन भी होते हैं, ये एपोक्राइन भी होते हैं। ये बस इनकी लोकेशन की बेस पर इनके नाम है। एपोक्राइन एक्सिलरी रीजन्स के अंदर होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स, इधर एक्सिला, अंडर आर्म्स में, इस तरह के एरियाज में। और क्राइन वाले जो होते हैं वो नॉर्मली आपके पाम्स, फेस, इस तरह ये मौजूद होते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट स्वेट। ये स्वेट सिक्रीट करते हैं। और जो स्वेट होता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, इट कंटेन्स लाइसोजाइम। इसमें लाइसोजाइम भी होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। फिर इसके अंदर क्या मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड भी मौजूद होता है जो कि ग्रो ही नहीं करने देता किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी एंटीजन को आपकी बॉडी पे। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो स्किन, क्योंकि पहला ही बैरियर है कि अगर कोई भी चीज स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी, तो सूडीफेरस ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स हैं। फिर यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फिर स्किन के अंदर क्या मौजूद है, सेबेशियस ग्लैंड्स। तो जब आप सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, सीबम। ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं विच इज लिपिड रिच। इसमें बहुत सारा लिपिड होता है जिसकी वजह से पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते पैथोजेंस आपकी स्किन के अंदर। तो ये हमारी स्किन इज एक्टिंग एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर इन केस आपका ओरल रूट लिया है, किसी पैथोजन ने ओरल रूट इख्तियार किया है, तो ओरल रूट के अंदर आप ये देखिए कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओरल रूट का मतलब ये कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आप में पेनिट्रेट करना शुरू किए हैं। तो वहां पर सलाइवा मौजूद है। सलाइवा हमें पता है कि एंटीसेप्टिक है, सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है। ठीक है, और इसकी पीएच भी थोड़ी सी लो होती है जो सलाइवा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैथोजन किल हो जाएगा। अगर वो यहाँ से बच गया तो HCl इन स्टमक में HCl मौजूद है, वो उसको किल कर देगा। तो अगर उसने ओरल रूट लिया है तो यहाँ से भी उसको किल कर दिया जाएगा। फिर अगर वो रेस्पिरेटरी रूट यानी कि वो नेजल रूट ले रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका डिफेंसिव है। अगर वो रूट ले रहा है एयर के थ्रू तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आप ये देखिए कि आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस जो हैं दे आर लाइंड विद म्यूकस, उनके अंदर म्यूकस मौजूद है। फिर जो लाइनिंग के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहां पर जो सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड जो हैं वो आपके पास एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो सीलिया ट्रैप कर लेते हैं जो भी पैथोजन हो, उसको म्यूकस में वो ट्रैप हो जाता है, म्यूकस के साथ वो ट्रैप हो जाता है, सीलिया उसको पुश बैक कर देते हैं थ्रू स्नीजिंग और कफिंग। तो ये सारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं और ये हमारे अंदर बचपन से मौजूद है कि अगर वो ओरल रूट ले रहा है तो तब भी डिफेंस मौजूद है, अगर वो एयर के थ्रू एंटर होने की कोशिश कर रहा है तब भी डिफेंस मौजूद है।
और अगर वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तब भी डिफेंस मौजूद है। तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा हमारे अंदर इम्यूनिटी रखी है कि सिंपली आप किसी भी चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। फिर आप ये देखिए कि हमने तो ये देखी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। अब हम आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। ये देखिए जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ना बेटा, वो भी इनेट है, दैट इज ऑल्सो इनेट, वो भी इनेट है और वो भी नॉन स्पेसिफिक है। यानी कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन अगर आपकी बॉडी में दाखिल होगा तो इट विल वर्क, ये काम करेगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी क्या है आपकी, इनेट है और वो भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। अगर यहां पर आप देखें कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, तो सिंपली इसमें क्या होता है, एक तो यहां पर मौजूद होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स, ये मौजूद होते हैं जो कि एक्शन में आते हैं। फिर इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी आपको डिफेंड करते हैं और वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और एक होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिनको हम बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स या फिर एनकेसीज भी बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो सिंपली इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और उसके बाद ये ब्लड में आ जाते हैं। 10 to 20 आवर्स तक ये रहते हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं एंड देन दे एंटर इनटू योर बॉडी टिश्यूज। ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स के टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं, जैसे किडनीज में एंटर हो जाएंगे, ब्रेन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है, आपके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। जब ये दाखिल हो जाते हैं टिश्यूज में तो हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। फिर ये क्या करते हैं, वहां पर अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है तो उसको क्या करेंगे, एनगल्फ एंड डाइजेस्ट। और इनके अंदर क्या होता है, इस पर्पस के लिए लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, दे आर रिच इन लाइसोसोम्स। इनके पास लाइसोसोम्स इतने सारे होते हैं क्योंकि इनका काम ही होता है कि फेगोसाइटोस करना चीजों को और फिर उसके बाद उनको डाइजेस्ट करना, तो इस वजह से इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सारे लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। फिर ये एक इनका काम है, ठीक है, मोनोसाइट्स इस तरीके से एनगल्फ करके चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह ये जो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स का पहले देख लेते हैं। जब आप बात करते हैं जी न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, ये देख लेते हैं, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स भी मोनोसाइट्स के साथ मिलके फंक्शन कर रहे होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये साइट ऑफ इन्वेजन पर पहुंचते हैं, जहां पर अटैक हुआ है वहां पर ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, फाइट, ये फाइट करते हैं विद पैथोजन, उस पैथोजन के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट में ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ये भी, और वो जो अटैकर्स हैं वो भी, जिनको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन, ये इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं। इंटरल्यूकिन एक पायरोजन है, ये क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है वो डिस्प्लेस कर देता है, उसको बढ़ा देता है एंड इट कॉजेस फीवर। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बेटा बढ़ता है तो फौरन बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इट कैटालाइजेस, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना क्या करता है, कैटालाइजेस, स्पीड्स अप दी किलिंग ऑफ पैथोजेंस। इससे पैथोजेंस जो होते हैं उनको एक्टिवली मारना, यानी वायरस हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से उनको तो बहुत जल्दी मारा जाता है, तो इट कैटालाइजेस द किलिंग ऑफ पैथोजेंस। मोर ओवर फीवर से क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है इज इंक्रीज्ड, व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फीवर आपकी इम्यूनिटी को फेवर करता है, ठीक है। फीवर हो गया, फीवर इस बात की निशानी है कि आपकी बॉडी लड़ रही है किसी पैथोजन से, आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है, आपको किसी बड़ी बीमारी से बचा रही है, ठीक है, तो फीवर हो गया। मोर ओवर क्या हुआ कि जैसे ही इनको फीवर मिला तो इन्होंने क्या किया, कैटालाइज हो गया किलिंग ऑफ पैथोजेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इनकी डेड बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाती हैं साइट ऑफ इन्वेजन पर, लीडिंग टू पस फॉर्मेशन, और उस जगह पर क्या बन जाती है, पस बन जाती है, ठीक है।
पस बनना इस बात को इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पे काम हो चुका है, आपका पैथोजेंस ने उनको किल किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ बेटा जी कि आपका जो फीवर है वो भी क्या है, एक इम्यून रिस्पॉन्स है। फीवर हो गया, नॉर्मली आप देखिए इन्फेक्शन होता है तो गला खराब है साथ फीवर हो जाता है, गला खराब होता है ना, अक्सर गले में स्प्यूटम है, आपको फीवर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी इन्फेक्शन है फीवर हो जाएगा। तो फीवर बेसिकली इम्यूनिटी का पार्ट है। फिर मोर ओवर ये होता है फीवर के साथ साथ ये जो हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अभी तक, तो इसके अंदर एक चीज आती है इन्फ्लेमेशन, इसमें एक चीज आती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी इंडिकेट करती है, ये भी इम्यूनिटी है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो आपका कोई सेल डैमेज हुआ है, लेट्स सपोज कि कोई डैमेज्ड सेल है या फिर कोई इन्फेक्टेड सेल है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, वो सेल और उसके नियर बाय सेल्स रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन्स, और ये क्या कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, इंजर्ड एरिया जो है उसकी रिकवरी स्पीड्स अप, जो रिकवरी होती है वो स्पीड अप हो जाती है। रिकवरी स्पीड्स अप कैसे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, वेजोडाइलेशन, ये इससे क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, हिस्टामिन वेजोडाइलेशन कराती है ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं डायलेट हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े टू द इंजर्ड और डैमेज्ड और इन्फेक्टेड एरिया। फिर यहाँ पर लीकेज होता है काफी ज्यादा सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, क्योंकि एक्सचेंज बहुत एक्टिवली हो रहा होता है सब्सटेंसेस का। तो इन्फ्लेमेशन भी हमारा एक रिस्पॉन्स है बेसिकली टू पैथोजेंस। फिर हमने ये बात की थी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैं एक ही लाइन में वो करती जा रही हूँ क्योंकि ये हम लोगों का हो गया था, छोटा पड़ गया एरिया, तो इसलिए मैं सिर्फ इसी को करते जा रही हूँ यहीं पर। ठीक है, और ये मुझसे इकट्ठा भी नहीं हो रहा। तो ये सिंपली आप ये देखिए कि यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखिए कि सिंपली हमारे पास क्या होता है बेटा कि इन्फ्लेमेशन हो गई, फीवर हमने देख लिया। फिर यहाँ पर ना हमारे पास होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का भी, तो मैंने अभी जिक्र किया था, वो रह गए थे। साइटोटॉक्सिक सी सेल्स ज्यादातर अटैक करते हैं कैंसेरियस सेल्स को। अगर किसी सेल की टेंडेंसी है कैंसर की तरफ, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैंसेरियस सेल्स को अटैक करते हैं या उन सेल्स को जिनमें पैथोजेंस हो, या समटाइम्स ये डायरेक्टली पैथोजेंस को भी अटैक करते हैं। इसमें ये होता है कि सिंपली ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं परफोरिन्स। ठीक है, ये रिलीज करते हैं केमिकल जिनको हम परफोरिन्स कहते हैं। परफोरिन्स क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है, या तो इन्फेक्टेड सेल जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस है, या डायरेक्टली जो एंटीजन है, ठीक है, परफोरिन्स उसमें जाके क्या क्रिएट कर देते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं। ये उसमें क्या कर देते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, होल्स क्रिएट कर देंगे, होल्स की वजह से क्या हो जाएगा, उन सेल्स का ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब है उन होल्स के जरिए पानी एंटर होगा और वो सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे। चाहे वो इन्फेक्टेड सेल था चाहे वो एंटीजन था, वो बर्स्ट हो गया। इन्होंने रिलीज किए परफोरिन्स, जो परफोरिन्स होते हैं वो उनमें होल्स क्रिएट कर देते हैं जिससे वो सेल पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। इनके लिए टर्म एक और भी यूज किया है, ग्रेन्जाइम्स। ग्रेन्जाइम्स भी होते हैं, ये भी होस्ट सेल को जो है वो बेसिकली उसमें होल्स क्रिएट करके उसको किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है अबाउट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें ये तकरीबन सारी चीजें। तो बेसिकली अब हमारी आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जब हम बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तो हम उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना बच्चे, सिंपली अगर हम देखें तो इम्यून रिस्पॉन्स के टू बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक तो एंटीबॉडीज हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल्स जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो तरह के हैं बेसिकली, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक कहलाते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे कहलाते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। जब आप बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल
ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें वो बजाते खुद फ्रंट लाइन पर आकर किसी पैथोजन से नहीं लड़ते बल्कि अपने बिहाफ पर स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडीज। इनको हम बेसिकली एंटीबॉडीज कहते हैं। अब सिंपली जब आप बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, तो ये शो करते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये शो करते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें ये बजाते खुद आके पैथोजन के साथ लड़ते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसप्लांट के दौरान अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाए तो उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यही इन्हीं की वजह से होती है, हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी। अब इसमें क्या होता है, लेट सपोज कि हमारे पास एक सेल है विच इज इन्फेक्टेड बाय पैथोजन, इसके अंदर कोई पैथोजन आया है, ठीक है, कोई भी पैथोजन आया है। अब इस पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद लाइसोसोम्स ताकि इसको डाइजेस्ट करें, ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा भी है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये पैथोजन आया तो सिंपली इसको हमारे लाइसोसोम्स ने एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद क्या हुआ कि इसके जो पार्ट्स हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, ये छोटे छोटे से आपके पास इसके पीसीज रह गए, समझे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन होता है इन सेल्स में जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है। वो हमारे पास क्या करता है, इनको डिस्प्ले कर देता है इसकी सरफेस पे। ये जो एंटीजेंस है ना, इनको ये डिस्प्ले कर देता है इस मैक्रोफेजिस की, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्होंने इसको एनगल्फ किया इसकी सरफेस पे, और ये कहलाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब हम इनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर APC, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गए क्योंकि ये सरफेस पे डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये सरफेस पे डिस्प्ले होते हैं तो ये एक केमिकल रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन 1 एक्टिवेट करता है टी लिम्फोसाइट्स को। इंटरल्यूकिन 1 एक्टिवेट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं कि भाई कुछ आया है बाहर से, अब कोई काम करना है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं एक और केमिकल जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 किसको एक्टिवेट करता है, बी लिम्फोसाइट्स को। ये एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को, ये सेल्स हैं, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप बी लिम्फोसाइट्स को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक प्लाज्मा क्लोन सेल बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स और वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जिस जगह आपकी बॉडी में एंटीजेंस मौजूद हैं, किसी टिश्यू में, किसी सेल पे, ये एंटीबॉडीज जाएंगी और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। ये एंटीबॉडीज जाके वहां पर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। आपके तमाम वो सेल्स विच आर इन्फेक्टेड, जिनकी सरफेस पर एंटीजन मौजूद है या जहां पर भी एंटीजन मौजूद है, ये उसके साथ जाकर बाइंड करेंगी और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। जिस जगह अगर तो सेल्स की सरफेस पे एंटीजन्स मौजूद हैं या अगर आपके पास कह लें कि बॉडी में कहीं पर भी एंटीजन मौजूद है, ये एंटीबॉडीज वहां जाकर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगी। कॉम्प्लेक्स बना के ना फिर वहां पर मोबिलाइज हो जाएंगे फेगोसिटिक सेल्स। जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को खा के डिग्रेड कर देंगे, नामो निशान भी नहीं रहेगा कि कहीं पर कोई पैथोजन आया था। सिंपली बेटा ये है हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जहां पर बेसिकली क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट्स ने क्या की, एंटीबॉडीज बनाई और फिर फेगोसिटिक सेल्स जो होते हैं वो आकर उनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं, खत्म सेल। जो इन्फेक्टेड सेल था, जो एंटीजन था, वो खत्म। अब सिंपली थोड़ा सा वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ एंटीबॉडी, कि एक एंटीबॉडी किस तरह से होती है।
तो अगर आप देखें एक एंटीबॉडी को, तो सिंपली जो एंटीबॉडीज हैं वो वाई शेप ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये वाई शेप्ड है, ठीक है। जो एंटीबॉडीज हैं वो हैं वाई शेप्ड, ठीक है। इसके अंदर ये है कि हमारे पास ना 2 लाइट चेन्स हैं इसमें, 2 लाइट चेन्स हैं इसमें और 2 हैवी चेन्स हैं। इनमें 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स, ठीक है। ये इस तरह से तकरीबन शेप बनेगी। अब इसके अंदर 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं इनके दरमियान में, 2 हैवी चेन्स के दरमियान में, और एक एक जो है वो आपको मिलेगा ये लाइट एंड हैवी चेन के दरमियान में। अब चारों चेन्स के जो टर्मिनल पोर्शंस होते हैं ना, वो डिजाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एंटीजन जिसके लिए इनको बनाया गया है। जो टर्मिनल पोर्शंस होते हैं वो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द एंटीजन होते हैं जिनके अगेंस्ट इनको बनाया गया है, ताकि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो, वो उसके साथ बाइंड कर सकें। तो हम इसको बोलते हैं वी चेन। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस वेरिएबल होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पीछे वाला पोर्शन है दिस वन, ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबॉडी के अंदर सेम होता है और इसको हम बोलते हैं सी चेन यानी कांस्टेंट चेन। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबॉडी के अंदर ये वाला हिस्सा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एंटीबॉडीज हैं, ये डिजाइन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एंटीजन, उसके साथ बाइंड करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं। सारे एंटीजन जो जो आपकी बॉडी के सेल्स के बाहर हैं, सेल्स के अंदर हैं या बॉडी टिश्यूज में हैं, उनको पकड़ती हैं, पकड़ के फेगोसिटिक सेल्स के हवाले कर देती हैं। फिर आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास इनकी 4 मेन कैटेगरीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, आई जी का वर्ड यूज करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ठीक है। ये 4 पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं जो पाई जाती हैं, जिनमें से ई जो है दैट कॉजेज एलर्जिकल रिएक्शंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो सिंपली ये जो है मोस्ट अबंडेंट वन है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास आती हैं अबाउट द एंटीबॉडीज, ये सारी हमारी एंटीबॉडीज हैं। फिर अब हम बात करते हैं अबाउट इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करते हैं, तो जब आप इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करते हैं तो इम्यूनिटी की बेसिक टाइप्स जो हैं वो हैं 2। एक तो हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक है हमारे पास जो है पैसिव इम्यूनिटी। 2 तरह की है, एक एक्वायर्ड जिसको हम अडेप्टेड भी कहते हैं और एक है पैसिव इम्यूनिटी जिसको हम बोरोड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट कुड बी नेचुरल, दैट कुड बी आर्टिफिशियल। नेचुरल के केस में क्या होता है बेटा कि सिंपली अगर आपका एक्सपोजर होता है टू एन एंटीजन, नेचुरली एक्सपोजर टू एंटीजन हुआ, ठीक है, आपका नेचुरली एक्सपोजर हुआ थ्रू एंटीजन, बॉडी ने उनको पहचाना, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज की, ठीक है, एंटीबॉडीज बनी। अब जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स होते हैं वो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं कि हमने किस एंटीजन के लिए कैसी एंटीबॉडी बनाई थी। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो आपको अटैक करेगा वो पैथोजन, तो फौरन से क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब शेप को पहचानने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, कोई उसके खिलाफ सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि क्या करना है। तो आपका एक्सपोजर हुआ टू एन एंटीजन, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी बी सेल्स होते हैं, वो याद रखते हैं और इवन जो है ये हमेशा सालों तक बॉडी में रहते हैं और फॉरन इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं, जहां हम अपनी बॉडी में खुद एटीन्यूएटेड यानी वीकेंड या किल्ड जो पैथोजेंस होते हैं उनको इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी जो है उनके अगेंस्ट इम्यून हो जाए, मेमोरी सेल्स बना ले, एंटीबॉडीज बना ले और याद रख ले कि ये कैसा पैथोजन है, और जब वो रियल लाइफ में आपको अटैक करे तो फौरन से बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सके। ये आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन होती है। जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेशन है, जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। इसका नाम इम्यूनाइजेशन भी है। हम खुद अपनी बॉडी का एक्सपोजर
वीकेंड पैथोजन से कराते हैं, वो वीक फॉर्म में होते हैं तो वो डिजीज तो कॉज नहीं कर पाते, लेकिन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है कि बाहर से कोई आया और रिस्पॉन्स शो करती है। पैसिव या बोरड इम्यूनिटी में क्या होता है, आपकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो पर्सन को लगाई जाती हैं। ठीक है, अब ये भी दो तरह की होती है, इट कुड बी नेचुरल एंड इट कुड बी आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल भी होती है और ये नेचुरल भी होती है। ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम एक एंटीबॉडी रिच बेसिकली फ्लूइड होता है जो बिफोर लैक्टेशन यानी मिल्क इजेक्शन से पहले मदर की बॉडी से इजेक्ट होता है मेमरी ग्लैंड से। फिर इसी तरह मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू भी एंटीबॉडीज जो हैं वो बच्चे में जा रही होती हैं क्रॉस करके। आर्टिफिशियल में आप देखिए आपके जितने भी एक्टिव इन्फेक्शंस है ना, एक्टिव इन्फेक्शन जो इमीडिएटली स्प्रेड होते हैं और उनको अगर बॉडी ने फौरन कंट्रोल ना किया तो वो फैटल साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फौरन उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। ठीक है, तो या अगर आप बॉडी पे छोड़ेंगे कि बॉडी नेचुरली आपको बचाए तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फैटल हैं, वो फौरन से फैल रहे हैं और वो आपकी फैटल आपके लिए साबित हो सकते हैं, जैसे कि रेबीज है या टेटनस है। ये इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो इमीडिएटली बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और हम अपनी बॉडी को नहीं छोड़ सकते बॉडी पे कि वो खुद ही डिफेंड करे, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं। एंटी सीरम सीरम है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज। जैसे स्नेक बाइट के खिलाफ हम एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये फौरी तौर पर जो भी एंटीजेंस मौजूद होते हैं उनको ये खत्म कर देती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि बॉडी इम्यून नहीं होती टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन इन फ्यूचर, क्योंकि उसी वक्त एंटीजन जो आपने एंटीबॉडीज जो इंजेक्ट किए उन्होंने जो भी एंटीजेंस थे उनको किल कर दिया, तो बॉडी ने खुद कुछ नहीं किया तो बॉडी इम्यून नहीं होती। ऑब्वियसली इन केस अगर आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो दैट लीड्स टू ऑल द डिसऑर्डर्स, क्योंकि यही आपको बचा रहा था। और इसकी एक एग्जांपल है एड्स। इसकी एक एग्जांपल है एड्स। एड्स क्या है, इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है दैट फेल्स, फेलियर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन आपको अटैक करता है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, यानी कोई भी पैथोजन जो भी आपकी बॉडी में एंटर होगा वो सक्सेसफुली डिजीज कॉज करेगा। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस जो हैं वो कैरेक्टराइज करती हैं एड्स को, जिसमें आपका इम्यून रिस्पॉन्स फेल हो जाता है। तो इस केस में देखिए कि सिंपली आपने देखा है कि मेनली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, जिनको हम बोलते हैं CD4 सेल्स, CD4 सेल्स, उनको टारगेट करता है HIV, जिसकी वजह से हमारा पूरा इम्यून रिस्पॉन्स कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि मेनली आपने देखा है यही सारा कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा सेंट्रल है। एक हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं जो हमने डिटेल में देखे भी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं, ये नेचुरल किलर सेल्स भी कहलाते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनको हम CD8 सेल्स भी कहते हैं, ये CD8 सेल्स भी होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि बेसिकली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये कैंसेरियस सेल्स को भी किल करते हैं, ये परफोरिन्स रिलीज करते हैं जो होल्स कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल में या एंटीजन में। उन होल्स के जरिए क्या होता है, ग्रेन्जाइम्स जो होते हैं वो सर्टेन प्रोटीएजेस होते हैं जो एंटर हो जाते हैं सेल्स के अंदर, और वो क्या करते हैं, वो एपोप्टोटिक बॉडीज जो सेल्स के अंदर बनी होती हैं, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज इकट्ठी हुई होती हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह होल्स के थ्रू ऑस्मोटिक लाइसिस भी हो सकता है, सेल बर्स्ट भी कर सकता है ड्यू टू एंट्री ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे इसके अंदर जो हैं वो मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं जो कि पूरा मैकेनिज्म याद रखते हैं कि किस एंटीजन के खिलाफ हमने क्या एक्शन लिया था, तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी को भी इंश्योर करते हैं। फिर सुप्रेसर टी सेल्स भी होते हैं बेटा। जो सुप्रेसर टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
जब हमारे एंटीजेंस खत्म हो चुके हैं तो ये क्या करते हैं, दे शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स। ये पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसको शट डाउन करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ये चारों टाइप्स के जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। हेल्पर टी लिम्फोसाइट पूरी इम्यूनिटी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हम भी देख लिया कि हमने उनका क्या है, वो परफोरिन्स रिलीज करते हैं जो होल्स कर रहे हैं होस्ट सेल में, इन्फेक्टेड सेल में या एंटीजन में, जिसके थ्रू एंजाइम्स एंटर हो रहे हैं, वो सेल के अंदर मौजूदा ऑर्गेनेलिस को डिग्रेड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक लाइसिस को इंश्योर कर रहे हैं। मेमोरी टी सेल्स इंश्योर कर रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, और सुप्रेसर टी सेल्स शट डाउन कर रहे हैं पूरा इम्यून रिस्पॉन्स। तो एड्स के पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज होता है एंड दे आर करेक्टराइज्ड बाय द अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। ठीक है, तो जितना बेटे आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, तो हम ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आपके लिए नहीं क्रिएट करना चाह रही थी। हम ये चाह रहे हैं कि आपके लिए जितनी आसानी हो उतना कर सकें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो उतना ही बताया गया जितना आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था और जितना आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमें स्मार्ट स्टडी करनी है और हमें अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है। तो उसमें हमने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ें पूछी जा सकती थी, वो हमने सारी कवर कर ली। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं गए क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आप इतने टाइम में अगर ये लेक्चर सुन लेते हैं तो आप इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला कोई भी एमसीक्यू इजीली आंसर कर सकते हैं। हम इसको इस लिहाज से पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान करके प्रेजेंट करना मकसद था कि आप बहुत कम टाइम में सारा चैप्टर और सारी चीज़ें लर्न कर सकें। तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, तो आप इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला कोई भी एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।